जय हिंद दोस्तों। कोई देश की सेना कितना पावरफुल है वह उसकी सेना पर निर्भर करता है। किसी भी देश की सेना होती है उसके देश की रक्षा करने के लिए, उसकी सरहदों की रक्षा करने के लिए। सेना से ही पता चलता है वह देश कितना ताकतवर है। किसी भी देश की सेना उस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। सेना काम होता है अगर देश के ऊपर कोई आपदा आ गया है उस आपदा से बाहर निकालना, अगर देश के ऊपर कोई हमला करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना। लेकिन क्या आपको पता है पूरी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी सेना आटा दाल चावल तेल साबुन बेच रही है? जी हाँ, वह हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान आर्मी को फटकार लगाई। कहा पाकिस्तानी आर्मी सरहद की निगरानी करे, देश की रक्षा करे, जिसके लिए वो बनी है वो करे, बिजनेस ना करे, कारोबार ना करे, आटा दाल चावल ना बेचे। ऐसा सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है। आखिर पाकिस्तानी सेना ऐसा करती क्यों है? दिमाग के अंदर एक सवाल उठता है कि पाकिस्तानी सेना को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपनी सरहदों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी सेना आटा दाल चावल तेल घी कपड़े सीमेंट घर ये सब बेच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को यूं ही फटकार नहीं लगाई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तानी जो बिजनेस करती है उसका जो नेटवर्थ है, उसकी जो कमाई है वो हमारे देश के अंबानी और अडानी की टोटल प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। अगर इन दोनों की प्रॉपर्टी आपस में मिला भी दिया जाए तो भी उससे ज्यादा नेटवर्थ पाकिस्तान आर्मी की है। पर कैसे, कहां से आए इतने सारे पैसे? ये सोचने वाली बात है। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक आखिर क्यों इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा खराब ही रहते हैं? इनके पीछे कौन है जो इन रिश्तों को सुधारना नहीं चाहता, जो चाहता कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा खराब ही रहे? 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान एक नया देश बना था। इससे पहले जब बंटवारा नहीं हुआ था तो जो आर्मी थी दोनों देशों की एक ही आर्मी थी। अब हुआ ये कि देश का बंटवारा तो हो गया, लेकिन आर्मी का बंटवारा कैसे होगा? इसके बाद जब आर्मी का बंटवारा किया गया तो 33% आर्मी पाकिस्तान के हिस्से में आई और 67% आर्मी हमारे हिस्से में आई। इसके बाद अब ये देखा गया कि हमारे सरकारी खजाने में पैसे कितने बचे हैं। उस समय हमारे पास 400 करोड़ रुपए थे, बाकी सब कुछ अंग्रेज लूट कर ले जा चुके थे। अब ये हुआ कि 400 करोड़ रुपए में से 75 करोड़ पाकिस्तान को देने होंगे। 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को तुरंत दे दिया गया और जो 55 करोड़ बचा था उसको अलग अलग 2 इंस्टॉलमेंट में देना था। अब पाकिस्तान के हिसाब से सब कुछ उसको मिल चुका था। इंडिया ने सोचा बाकी के जो 55 करोड़ बचे हैं वो भी उसको दे देंगे। इसके बाद तो पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की नजर कश्मीर के ऊपर पड़ गई। पाकिस्तान को जो हमने 55 करोड़ रुपए दिए थे उसने हथियार खरीदने और आतंकवाद को बढ़ाने में खर्चा कर दिया, अपने डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इधर कवालियों के भेष में पाकिस्तानी सेना कश्मीर में घुस गई। इसके बाद हमारी सेना ने उन सबको कश्मीर से खदेड़ा। इस गुस्से में 55 करोड़ जो पाकिस्तान को देने थे वो देने से भारत सरकार ने मना कर दिया। लेकिन तभी बीच में गांधी जी आ गए। इन्होंने बोला नहीं, वादा किया है तो देंगे। गांधी जी खाना पीना छोड़कर अनशन पर बैठ गए, जिद करने लगे। इसके बाद बाकी के 55 करोड़ रुपए वो भी पाकिस्तान को दे दिया गया। अब यहाँ से दोनों देशों को गरीबी से लड़ते हुए अपने देश को विकसित करना था, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना था। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ये थी कि जिन्ना के अलावा उसके पास ऐसा कोई लीडर ही नहीं था जो उसके देश को तरक्की की तरफ आगे लेकर जाए। और हमारी खुशनसीबी ये थी कि इंडिया के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर जैसे बड़े लीडर थे। इन सबकी इंडिया को लेकर एक नई सोच थी, एक विजन था। इसके बाद इंडिया तो अपनी तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन पाकिस्तान जब आजाद हुआ उसके 1 साल बाद जिन्ना की मौत हो गई। अब पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे वो। इसके बाद पाकिस्तान को जो 33% आर्मी मिली थी उसने अपना दबदबा बनाना शुरू किया। जो पैसे दिए गए थे, जो बाकी सामान दिया गया था वो सब आर्मी ने अपने पास रखा। धीरे धीरे आर्मी अपनी हुकूमत जमाती रही। तभी साल आता है 1964। 1964 में एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज भी कंगाल है। 1964 में पाकिस्तानी आर्मी एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाती है। इसके जरिए आर्मी ने ये किया जो इंसान के लिए बेसिक जरूरत की चीजें होती हैं, जो डेली चीजें इस्तेमाल किया जाता है, इन सब चीजों को आर्मी ने खुद ही बेचना शुरू कर दिया। आर्मी का काम होता है देश की हिफाजत करना, लेकिन ये उतर आए बिजनेस करने के लिए। अब बिजनेस में भी ऐसे उतरे, सब कुछ फ्री का देने लगे, रेट भी लगा रहे अपने हिसाब से, कानून भी बना रहे अपने हिसाब से, आटा दाल चावल जो जिसको चाहिए सब कुछ दे रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। जब भी कोई चुनी हुई सरकार आती, इनके खिलाफ कुछ भी कहती तो ये उसको हटाकर अपने फेवर में बोलने वाले पोपट सरकार बनाकर पीएम की कुर्सी पर बिठा देते। इसके बाद साल आता 1971। 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई। पाकिस्तान और भी कमजोर पड़ गया, पाकिस्तान की हालत खराब। तभी अचानक क्या हुआ, पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था यानी आज का जो रूस है, रूस ने अफगानिस्तान में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। उसमें पूरी दुनिया में 2 ही सुपर पावर देश हुआ करता था, एक अमेरिका दूसरा रूस। अब इस एरिया में रूस का दबदबा बढ़ता जा रहा था। इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को एक ऐसा देश चाहिए था जो रूस को रोक सके।
और अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अपना दबदबा बना सके। अमेरिका है बहुत चालाक देश। अमेरिका डायरेक्ट किसी देश के ऊपर हमला नहीं करता, ये ज्यादातर शैडो वार लड़ता है। दो देशों को आपस में लड़वा देगा, पीछे से सपोर्ट करता है, या तो उस देश के विद्रोहियों को हथियार और पैसा देकर उस देश के खिलाफ ही लड़वा देगा। इधर जब रूस अफगानिस्तान में घुसा तो अमेरिका की नजर पाकिस्तान के ऊपर पड़ी। उधर पाकिस्तान भी देख रहा था कि रूस की दोस्ती इंडिया से ज्यादा है, पाकिस्तान को तो इंडिया से जलन रहती ही है। इसके बाद पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुकाव करने लगा। अब अमेरिका को एक ऐसे ही बकरे की तलाश थी जो उसके इशारे पर चल सके। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब पैसा देना शुरू किया। अमेरिका ने कहा हम तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल करेंगे, अफगानिस्तान में ये जो मुजाहिदीन है तुम इनको ट्रेनिंग दो, तैयार करो, ये लड़ेंगे रूस के खिलाफ। पाकिस्तान ने कहा ठीक है। अब पाकिस्तानी आर्मी मालामाल होने लगी। जो पैसा अमेरिका हथियार खरीदने और मुजाहिदीन को ट्रेनिंग के लिए दे रहा था, उसमें से कुछ पैसा पाकिस्तानी आर्मी खर्चा करती, बाकी पैसा अपने पास रखती और खूब ऐश करती। इसके बाद साल आता है 1989। अफगानिस्तान के अंदर जो वार चल रहा था वो बंद हो जाता है। अब यहाँ से पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अमेरिका जो पैसा इन्हें दे रहा था वो बंद कर देता है, क्योंकि अब पाकिस्तान की जरूरत थी नहीं। अब पाकिस्तान परेशान, सोचने लगा अब क्या करूं। इसके बाद किस्मत ने फिर एक बार पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका में 9/11 हो गया। इसके पीछे अलकायदा का नाम आया। अमेरिका ने पाकिस्तान के पीठ पर फिर अपना हाथ रखा, बोला हम तुम्हें फिर पैसे देंगे, तुम अलकायदा को खत्म करने में हमारी मदद करो। पाकिस्तान को अमेरिका फिर पैसे देने लगा। अब पाकिस्तान खुश, आर्मी खुश। अमेरिका जिसको मारने के लिए पैसे दे रहा था, पाकिस्तान उसको खुद ही अपने घर में छुपा रखा था। अलकायदा का जो चीफ था ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर ही छुपा रहता है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर घुस कर उसको मारता है। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर से पैसे देने बंद कर दिया। पाकिस्तान की फिर से कंगाली शुरू। अब करे तो क्या करे, अब कटोरा लेकर किधर जाए। इसके बाद पाकिस्तान चीन की तरफ देखना शुरू किया। चीन है बहुत चालाक देश। चीन ने सोचा इंडिया से हमारी तो बनती है नहीं, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। पाकिस्तान चीन से बोला बापा मेरी मदद करो। चीन ने कहा ठीक है। चीन ने पाकिस्तान को खूब सारे पैसे देना शुरू किए, पर चीन ऐसे किसी को फ्री में पैसे नहीं देता। अगर वह देश टाइम पर पैसे नहीं लौटा पाया तो उसके जमीन पर कब्जा कर लेता है। श्रीलंका में भी यही हुआ, पाकिस्तान में भी यही हुआ। चीन जिस देश को भी कर्जा देता है इस शर्त के साथ देता है उस देश में जो कुछ भी बनेगा वो चीन बनाएगा। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो सीपीसी सड़क बन रही है उसको बनाने के लिए जो भी इंजीनियर आते हैं वो चीन से आते हैं, जो भी मटेरियल लगता है वो चीन से आता है, और जो भी लेबर आती है उसको बनाने के लिए वो भी चीन से आती है। यानी चीन जिस भी देश को पैसा देता है वापस लौटकर उसके देश आ जाता है और लाखों मिलियन डॉलर कर्जा उस देश के ऊपर चढ़ा देता है। पाकिस्तान आज भी सिर्फ ऐड के भरोसे जिंदा है। इन्हीं सब चीजों की वजह से जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई चुनी हुई सरकार आती है, जब भी वो इंडिया से रिश्ते सुधारने की बात करती है, पाकिस्तानी आर्मी अचानक चौकन्नी हो जाती है, क्योंकि उसे पता है अगर हमने इंडिया से रिश्ते सुधार लिए, उससे दोस्ती कर लिए, तो हमें जो खरादे पैसे मिल रहे हैं इंडिया और कश्मीर के नाम पर वो बंद हो जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर उन्हें पैसे कौन देगा, उनकी सारी कमाई तो बंद हो जाएगी। क्योंकि इंडिया ने जब जब भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश किया है तब तक आर्मी ने इंडिया को जख्म दिया है। पाकिस्तान जिंदा ही सिर्फ आतंकवाद के भरोसे है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर दे तो उसकी आर्मी को पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। इन्हीं सब चीजों की वजह से आर्मी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, इसलिए सुई से लेकर मकान तक सब कुछ बेचती है। पाकिस्तानी आर्मी जिससे सबसे ज्यादा पैसे कमाती है वो है रियल एस्टेट। पाकिस्तान के अंदर आर्मी ने लाखों एकड़ जमीन ले रखा है। सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तानी आर्मी 16,000 एकड़ में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रही है। इसके बाद कराची के अंदर 12,000 एकड़ पर घर बना रही है। आर्मी करती क्या है, सरकार से तो फ्री में जमीन ले लेती है, उसके ऊपर घर बनाती है और लोगों को महंगे महंगे दामों पर बेचती है। इसके अलावा किसान जो खेत के अंदर फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यानी किसान जो खेत के अंदर खाद यूज करते हैं, आर्मी उसको भी बेचती है और साथ में सीमेंट भी बेचती है। पाकिस्तानी आर्मी से बड़ा धंधा पाकिस्तान के अंदर कोई भी बिजनेसमैन नहीं करता। पाकिस्तानी आर्मी मीट भी बेचती है। पाकिस्तान में मीट बहुत खाते हैं। पाकिस्तान के अंदर मीट पर पूरा कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी का है। विंग सोलर सिस्टम यानी जिससे बिजली पैदा की जाती है वो भी आर्मी के अंदर है। माइंस, इससे बहुत पैसे हैं। माइंस के अंदर जो कुछ भी निकलता है आर्मी उससे बहुत पैसे कमाती है। हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, इन सब चीजों के ऊपर भी पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल है। पेट्रोल, डीजल, गैस, गेहूं, चावल, दाल, आटा, तेल, शैम्पू, कपड़ा, हर एक चीज आर्मी बेचती है। पाकिस्तानी आर्मी का जो बेकरी है उसके अंदर ब्रेड तक बेची जाती है। इन सब चीजों से जो पैसा आता है आर्मी में जितने भी लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबके पास पहुंचता है। इन सब की मोटी कमाई होती है। लेकिन पाकिस्तान की जो आम जनता है वो कंगाल है, पर आर्मी माला माल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।